आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्च महीने के बेस्ट 300 एमसीक्यूज का सेट 4। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए तैयार है। अब इस एक्सरसाइज का नाम है अकीमी अकीमी यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अब इसकी सह मेजबानी कौन कर रहा है? भारत के साथ। तो इसकी सह मेजबानी कर रहा है तंजीनिया। ठीक है, और इसका अर्थ संस्कृत में यूनिटी है यानी एकता। ठीक है, और ये एक मेडन एक्सरसाइज थी। अब ये एक्सरसाइज 6 दिन की थी और इसमें काफी देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कोमोरोस, जिबोती, एरिट्रिया, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और साउथ अफ्रीका। तो इन देशों ने इसके साथ पार्टनरशिप की थी इस नेवी की एक्सरसाइज के लिए। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये एक्सरसाइज 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज में और सी फेज में। इसके बाद एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था IOS सागर। इसका मतलब इंडियन ओशन शिप सागर। एक इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ था इस एक्सरसाइज के दौरान। अब इस इनिशिएटिव का ये था कि भारत के रोल को बढ़ाना है। इसको क्या बनाना है? PSP बनाना है, यानी प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बना रहा है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में भारत के रोल को बढ़ाना है डिफेंस सेक्टर में और इसको प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनाना है। इसमें क्या होगा? INS सुनैना जो है, इंडियन नेवल शिप सुनैना भारत की, और 9 मित्र देश के संयुक्त चालक दल जो है वो तैनात किए जाएंगे इंडियन ओशन रीजन में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसने कनकलाल बरुआ के उपन्यास अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप का आसामी में अनुवाद किया है? अब इसका शीर्षक क्या है? प्राचीन कामरूप इतिहास। इस कार्य के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2024 भी मिला है। तो ये किसको मिला है ये प्राइज? ये प्राइज मिला है अंजन शर्मा को। इन्होंने क्या किया था? एक बुक थी कनक लाल बरुआ की, उसको ट्रांसलेट किया था। इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में क्या हुआ है कि 22 लैंग्वेजेस में बुक लिखी गई है, उनको ये प्राइज दिया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, तो 22 बुक्स को, उनके राइटर्स को ये प्राइज मिलेगा। उर्दू के लिए ट्रांसलेशन प्राइज अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और नेपाली और संस्कृत के लिए भी नहीं हुआ है, जिसका बाद में किया जाएगा। फिर इस ट्रांसलेशन प्राइज में उन बुक्स को देखा जाता है जिनकी ट्रांसलेशन पब्लिश हुई थी इस टाइम पीरियड के दौरान, जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2022। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो बुक्स, ट्रांसलेटेड बुक्स जो पहली बार पब्लिश हुई थी, उन बुक्स को कंसीडर किया जाता है। और इसमें कैश प्राइस जो है वो 50,000 रुपए का दिया जाता है, एक कॉपर प्लेक के साथ। विनर्स की बात कर लें तो जैसे असामीज में अंजन शर्मा जी को मिला था, इंग्लिश में अनीसुर रहमान, गुजराती में रामानिक अग्रवत, हिंदी में मदन सोनी, इसके बाद कोंकणी में मिलिंद महमल, फिर पंजाबी में चंदन नेगी और तमिल में P विमल। तो ये अवार्ड्स आप देख सकते हैं। एक रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट का नाम था इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट यानी भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की तो जैव अर्थव्यवस्था है वो अगले 5 वर्षों में दुगुनी होकर $300 बिलियन हो जाएगी। तो करंट में $165.7 बिलियन है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस। तो इसने इस रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक है, अब ये बायो इकोनॉमी होता क्या है, यानी जैव अर्थव्यवस्था होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करना किसकी हेल्प से? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और प्रोसेसेस की हेल्प से। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और प्रोसेसेस की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज जो डेवलप होती हैं उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बायो इकोनॉमी 165.7 बिलियन की थी और 2020 में ये 86 बिलियन डॉलर की थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें GDP, तो इसका नॉमिनल GDP में कंट्रीब्यूशन है 4.3%। ठीक है, स्टार्टअप जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो है 10,075 और जो बायो इकोनॉमी की वैल्यू है 2024 की वो है $165.7 बिलियन। सेगमेंट की बात कर लें
तो बायो इंडस्ट्रियल का जो सेगमेंट है वो 2024 में उसका क्या योगदान रहा था, 78.2 बिलियन डॉलर का। बायो फार्मा का इसके बाद 58.4 बिलियन डॉलर का। फिर क्षेत्रों की बात कर लें तो भारत में साउथ के क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में 45.4% यानी 75.2 बिलियन डॉलर। इसके बाद है वेस्ट भारत और फिर है नॉर्थ भारत। और अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना। महाराष्ट्र में 35.45 बिलियन डॉलर का योगदान है। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम है बायोसारथी इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव से क्या होगा, उन स्टार्टअप्स की हेल्प होगी जो बायोटेक सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनका क्या किया जाएगा, उनकी ग्लोबल रीच और डोमेस्टिक रीच को बढ़ाया जाएगा इस बायोसारथी इनिशिएटिव, इस पहल के हेल्प से। हाल ही में पेरिस फ्रांस में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के दौरान 3 शहरों को गैर संचारी रोगों और चोटों को रोकने के लिए उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई। कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है टोरंटो, कोर्डोबो शामिल है, ग्रेट मैनचेस्टर शामिल है, फोर्टलेजा शामिल है। अब कोर्डोबो कहाँ स्थित है, ये अर्जेंटीना में स्थित है। ग्रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और फोर्टलेजा कहाँ स्थित है, ये ब्राजील में स्थित है। अब कोर्डोबो को ये प्राइज क्यों मिला था, क्योंकि इसने क्या इंप्लीमेंट किया था, हेल्दी स्कूल फूड पॉलिसी। तो स्कूल में हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए एक पॉलिसी डेवलप की थी कोर्डोबो अर्जेंटीना, इसके लिए इसको ये प्राइज दिया गया था। फोर्टलेजा ब्राजील ने शहर का पहला एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया था जो कि एयर क्वालिटी सर्विलेंस के लिए था। फिर ग्रेट मैनचेस्टर की बात कर लें तो इसने आउटडोर स्मोक फ्री एरिया को बढ़ाया था, इसके लिए इसको ये प्राइज दिया गया था। अब पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज 2000 इस समिट की बात कर लें तो ये एक एनुअल इवेंट है जिसमें क्या होता है, स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जाता है ताकि जो ये गैर संचारी रोग हैं और जो चोटें हैं इनको कम किया जा सके। अब ये गैर संचारी रोग क्या हो गया, इसके जैसे एग्जांपल हो गए, अब हृदय से रिलेटेड कोई रोग हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जो फैलते नहीं हैं, ठीक है, संचार नहीं करते हैं, वो होते गैर संचारी रोग। फिर इस समिट की बात कर लें तो इस समिट को किसने होस्ट किया था, इसको काफी ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया था, जैसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइटल स्ट्रेटजीज और पेरिस। इन चारों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इसको होस्ट किया था, ठीक है। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और ये जो समिट है ये 2017 में लॉन्च की गई थी पहली बार, जिसमें 74 सिटीज का ये नेटवर्क है। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके कल्याण और उनके पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बनाने जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। और ये भारत का पहला राज्य होने वाला है जो ये काम करने वाला है। कौन सा राज्य है आपको ये बताना, ये है केरल, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा, ये कमीशन हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा, यानी सलाह प्रोवाइड करेगा और पॉलिसी में सजेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें ये क्या होगा, किस तरीके की पॉलिसी सजेशन प्रोवाइड की जाएगी, एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनको जो नेग्लेक्ट किया जाता है, उनका जो अब्यूज होता है और उनके जो अकेलेपन है, उनसे रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करेगा और पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन है कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ 4 मेंबर होंगे। इनमें क्या होगा, एक वीमेन भी होगी और एक पर्सन होगा एससी और एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड। और ये कहां स्थित होगा कमीशन, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित होगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज आयोजित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करना। इसमें प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो प्रथम पुरस्कार जीता है जोहो कॉरपोरेशन ने, ठीक है। अब इस चैलेंज की बात कर लें तो इस चैलेंज को 2023 में शुरू किया गया था। क्या करना था, स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करना था। वेब ब्राउजर यानी जैसे गूगल है, फायरफॉक्स है, ठीक है, तो ऐसा वेब ब्राउजर विकसित करना है स्वदेशी। 2023 में इसको शुरू किया गया था। इसको कौन देख रहा है, इसको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इसके साथ सीडैक बेंगलुरु।
ये इस चैलेंज को देख रहे हैं और इस चैलेंज के 3 स्टेजेस हैं, आइडिएशन, प्रोटोटाइप और प्रोडक्टाइजेशन। यानी आइडिया प्रोवाइड करना, उसका फिर प्रोटोटाइप डेवलप करना और फिर प्रोडक्ट डेवलप करना, ये इसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पात्रता की बात कर लें तो इसमें भारतीय टेक स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमएसएमई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें एक है कि कम से कम 51% की जो शेयरधारिता है, शेयर होल्डिंग है 51% की इन कंपनियों में, इन एमएसएमईज में, वो भारतीय नागरिकों की या भारतीय मूल के व्यक्तियों की होनी चाहिए। और जो आवेदक की इकाई है वो किसी भी विदेशी निगम की सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए विदेशी कंपनियों की। और इसमें जो प्रतिभागी हैं वो व्यक्तिगत या संगठन के रूप में आवेदन कर सकते हैं। अगर वो व्यक्तिगत के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी टीम में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सदस्य हों। उनमें पार्टिसिपेंट की एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें डिजायर्ड फीचर्स की बात कर लें, इसमें क्या होना चाहिए कि ये वेब ब्राउजर सभी डिवाइसेस पे, जैसे फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सब पे चलना चाहिए, सभी प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। ये सब Web3 को सपोर्ट करना चाहिए, इसका खुद का ट्रस्ट स्टोर होना चाहिए, काफ़ी फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए। फिर विनर जो है जोहो कॉरपोरेशन था, 1 करोड़ की प्राइज मनी इसको मिली थी। इसके बाद फर्स्ट रनर अप था पिंग, इसको 75 लाख की प्राइज मनी मिली थी। अजनाथ सेकंड रनर अप था, इसको 50 लाख की प्राइज मनी मिली थी। और एक स्पेशल मेंशन हुआ था जियो विश्वकर्मा का। आइडिएशन स्टेज की बात कर लें तो इसमें 18 प्राइजेस मिले थे, सबको 2-2 लाख रुपए दिए गए थे। प्रोटोटाइप स्टेज में 8 प्राइजेस मिले थे, सबको 10-10 लाख रुपए मिले थे। और प्रोडक्टाइजेशन में 3 प्राइज मिले थे। कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है पंजाब। ये क्या करेगा, जो वहां के लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट पॉलिसीज की, और जो विधानसभा में डिस्कशन हो रहे हैं उनके बारे में। तो इसके लिए क्या होगा कि वहां की जो प्रोसीडिंग्स होगी, वहां की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स होगी, उसको साइन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पंजाब ने पहली बार किया है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने माईगोव के सहयोग से प्रारंभिक वर्षों और आधारभूत स्तर की शिक्षा के लिए भारतीय कविताओं और कविताओं के निर्माण, संग्रह और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। तो एक पहल की शुरुआत की गई है जिसके तहत जो भारत की कविताएं, भारतीय कविताएं हैं, उनका निर्माण किया जाए, उनका संग्रह किया जाए और उसके प्रसार को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक पहल शुरू की है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने माईगोव के साथ। तो इसका नाम क्या है, कोई बताना? नाम है इसका बालपन की कविता। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, इस इनिशिएटिव के थ्रू रिस्टोर करना है, पॉपुलराइज करना है जो ट्रेडिशनल फोल्कलोर है या जो ट्रेडिशनल कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, उनको रिस्टोर करना है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जिस्टिंग पोएम है, जो उपलब्ध है पोएम, या जो न्यूली कंपोज्ड पोएम है, उनको पार्टिसिपेंट शेयर कर सकते हैं इस कॉन्टेस्ट के लिए अंदर 3 कैटेगरी के अंदर। ये 3 कैटेगरी कौन सी है? प्री स्कूल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यानी 3 से 6 साल, 6 से 7 साल और 7 से 8 साल के बच्चों के लिए। तो इस 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेंट्स जो है वो पहले से मौजूद कविताओं को या फिर जो न्यूली कंपोज्ड कविता हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अब ये कविताएं जैसे प्रकृति से रिलेटेड हो सकती हैं, जानवरों से रिलेटेड हो सकती हैं, पक्षियों से रिलेटेड हो सकती हैं, त्योहारों से रिलेटेड हो सकती हैं, परिवार से रिलेटेड हो सकती, तो काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड ये कविताएं हो सकती हैं। ठीक है, और ये कविताओं की जो वर्ड संख्या होनी चाहिए, अक्षर संख्या 30 से 100 वर्ड की होनी चाहिए और ये 4 से 12 लाइन के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद ये ओरिजिनली रिटन भी हो सकती हैं, लोकल कल्चर में पॉपुलर भी हो सकती हैं ये, या किसी और के द्वारा लिखी भी हो सकती हैं। इसमें क्या होगा, जो सिलेक्टेड कविताएं होंगी उनको कौन से प्लेटफॉर्म पर? एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म पर, डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म पर, माईगोव के प्लेटफॉर्म पर, केवी, एनवी, सीबीएसई, एससीईआरटी, इन सभी प्लेटफॉर्म पर इसको फीचर किया जाएगा इसमें जो सिलेक्टेड कविताएं होंगी। हाल ही में भारत सरकार ने 26 मार्च 2025 से प्रभावी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घकालीन सरकारी जमा घटकों को बंद करने की घोषणा की है। अभी इस योजना के तहत जो बैंक का अल्पकालिक
स्वर्ण जमा की पेशकश जारी रख सकते हैं, जिसकी अवधि कितनी होगी। तो क्या है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, उसके 3 घटक है। एक तो अल्पकालिक है, दूसरा मध्यमकालिक है और तीसरा दीर्घकालिक है। यानी इंग्लिश में इसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है 26 मार्च 2025 से। अब जो शॉर्ट टर्म है, इसके लिए आपको अवधि बतानी है जो अभी भी लागू है। तो इसकी अवधि होगी 1 से 3 साल, 1 से 3 साल। अब इस स्कीम की बात कर लें तो ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी। मंत्रालय कौन सा था? वित्त मंत्रालय इसको देखता है। ठीक है। अब इस योजना के तहत जो भारतीय परिवार हैं, ट्रस्ट हैं और विभिन्न संस्थान हैं, ये जो इनके पास बेकार पड़े सोने हैं, इनको जमा करवाएंगे और उसकी एवज में इनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इनको कुछ ब्याज मिल जाएगा। अब इसमें जो न्यूनतम जमा राशि है वो 10 ग्राम कच्चे सोने की है और अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जो ड्यूरेशन है, जो काल है, वो है 1 से 3 साल का, मीडियम टर्म के लिए 5 से 7 साल का और लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 15 साल। इन दोनों को बंद कर दिया है और इनके लिए जो इंटरेस्ट की रेट थी वो थी 2.25% और 2.5%। ठीक है। जबकि शॉर्ट टर्म के लिए जो इंटरेस्ट रेट थी वो बैंक डिसाइड करता था और इसमें जो मिनिमम लॉक इन पीरियड, यानी मिनिमम इतने समय तक आपको रखना ही पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए वो बैंक डिसाइड करेगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए 3 और 5 साल थी। इसके बाद इसको जमा कौन करवा सकता था? निवासी भारतीय। ठीक है। जैसे व्यक्ति हो गए, प्रोपराइटरशिप होगी, भागीदारी फर्म होगी, ट्रस्ट होगी, कंपनियां होगी, धर्मार्थ संस्थान हो गए। तो काफ़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जमा करवा सकती थी अपने बेकार पड़े सोने को इस स्कीम के तहत। हाल ही में संसद ने राज्यसभा द्वारा इसकी मंजूरी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पारित किया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा को छोड़कर राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पेश किया है। तो देखिए, अभी राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है, बिल का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। अब इसने किस बिल में अमेंडमेंट किया है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इसने की है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है इस बिल ने, इसको राज्यसभा ने अभी पास किया है। अब इस नए बिल के तहत राज्य की जो राजधानियां हैं भारत में और जो बड़े शहर हैं वहां पर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएंगी, जबकि ये दिल्ली में नहीं बनाई जाएंगी और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश के अंदर नहीं बनाई जाएगी। आपको ये बताना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है चंडीगढ़, यहां पर भी नहीं बनाई जाएगी। अब इस बिल की बात कर लें तो इस बिल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपको आपदा प्रबंधन योजनाएं बनानी है तो इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति, इनका भी योगदान रहता था। परंतु अब जो है एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये दोनों एनईसी और एसईसी इन दोनों को दरकिनार करते हुए अपनी अपनी योजनाएं बना सकते हैं। तो खुद की योजनाएं खुद बनाएं, एनडीएमए और एसडीएमए। पहला बात ये हो गई। दूसरा, आपदा का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद राज्य सरकारें, उनको एक अधिकार मिलेगा, राज्य सरकारों को एक अधिकार मिलेगा ताकि वो एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, इनको डेवलप कर पाए। इसके बाद एनसीएमसी यानी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति, इन दोनों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करेंगे? एनसीएमसी का कैबिनेट सचिव करेंगे और एचएलसी का नेतृत्व करेंगे मंत्री जो आपदा प्रबंधन को देख रहे हैं। तो ये इस बिल में कहा गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट का नाम था अपलिंक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अपलिंक सपोर्टेड वेंचर्स, तो जो वेंचर्स है जिसको अपलिंक सपोर्ट करता है, उसने 2023 और 24 में 1,42,400 टन का कार्बन उत्सर्जन जो है वो रोका है। आपको ये बताना है कि इस रिपोर्ट किसने जारी की थी? ये रिपोर्ट जारी की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 1,42,400 टन कार्बन उत्सर्जन को रोका गया है 23-24 में अपलिंक सपोर्टेड वेंचर्स के द्वारा। इसके अलावा 28 मिलियन टन का जो वेस्ट था उसको ट्रैक किया गया है और उसको ट्रेस किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर 2.5 बिलियन लीटर जो वेस्ट वाटर था उसको ट्रीट किया गया है।
इसके बाद 153 मिलियन लीटर जो वेस्ट वाटर था उसको दोबारा से रीयूज किया गया है, फिर से यूज किया गया है। 2.7 मिलियन पीपल जो थे उनको इम्प्रूव्ड सर्विसेज मिली हैं वॉश सेक्टर में, यानी वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के सेक्टर में। इसके बाद 1,23,000 टन फूड वेस्ट और फूड लॉसेज इनको कम कर दिया गया है, और 67,700 टन जनरल और हजार्डस वेस्ट जो है उसको ट्रीट कर दिया गया है। तो ये काफ़ी हाईलाइट्स जो हैं इस रिपोर्ट ने दी थी वेस्ट के अकॉर्डिंग। वेस्ट वाटर है या फूड वेस्ट है, इसके लिए। अपलिंक प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में लॉन्च किया था, 2 कंपनीज के कोलैबोरेशन में। एक का नाम था डेलाइट और एक थी सेल्सफोर्स। तो सतत विकास गोल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, अपलिंक प्लेटफॉर्म को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। आपको बताना है कि इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं। इसके अध्यक्ष हैं एस रविंद्र भट्ट, यानी श्रीपाथी रविंद्र भट्ट। इसके अलावा भी इसके काफ़ी मेंबर्स होंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, ठीक है, लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी, तो काफ़ी इसके मेंबर्स भी होने वाले हैं। और अब ये टास्क फोर्स काम क्या करेगी? ये टास्क फोर्स का काम होगा कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो आप, जिसमें इंटरिम रिपोर्ट आपको 4 महीने में प्रोवाइड करनी है और जो फाइनल रिपोर्ट है आपको 8 महीने में प्रोवाइड करनी है। अब ये रिपोर्ट क्या करेगी? जो मेन कॉजेज हैं, मेन कारण है बच्चों की डेथ के सुसाइड के थ्रू, उन मेन कारणों को आइडेंटिफाई करना, और जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं एग्जिस्टिंग जो अभी हैं, उनको एनालाइज करना, उनका एनालिसिस करना, और कुछ प्रोटेक्शन मजबूत हो सकती है बच्चों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इस कमेटी का काम होगा। इस कंपनी ने वायु क्लाउड पेश किया है, जो कंप्यूट, स्टोरेज, सुरक्षा, निर्बाध कनेक्टिविटी को एकीकृत करने वाला एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है वायु क्लाउड। इसको किसने पेश किया है? इसको पेश किया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। अब ये क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं? क्लाउड सर्विसेज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं जो आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। ठीक है, ना आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खरीदना है, ना उसको डेवलप करना है, ना उसको मेंटेन करना है। ये सारी सर्विसेज जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी सर्विसेज ये क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए इस वायु क्लाउड को लॉन्च किया गया है। और ये वायु क्लाउड जो है ये थोड़ा सस्ता भी है। ये कंपनीज को 15 से 25% का फायदा भी करेगा, कॉस्ट उनकी कम कर देगा 15 से 25% तक। हाल ही में इसे म्यूजिक एकेडमी द्वारा 2025 संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आर.के. श्री राम कुमार जी को, जो कि एक कार्नेटिक वायलिनिस्ट है। ठीक है, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब इस अवार्ड की बात कर लें तो ये अवार्ड कौन देता है? द म्यूजिक एकेडमी। इसके साथ सहयोग किया है द हिंदू ने, और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी इस अवार्ड की शुरुआत। और इसमें कैश प्राइज जो है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अवार्ड दिए गए थे, वो थे जैसे संगीत कला आचार्य अवार्ड्स। ठीक है, ये मिला था श्यामला वेंकटेश्वरन और आर गोविंदराजन को। दूसरा टीटीके पुरस्कार यानी टीटी कृष्णमाचारी की स्मृति में इस अवार्ड को शुरू किया गया था, संगीत और अनुसंधान में योगदान देने के लिए। ये मिला था मदम्बी सुब्रमण्यम नाम्बूथिरी को और जेटी जयराज कृष्णन और जयश्री जयराज कृष्णन को। ये वीणा कलाकार हैं, और मदम्बी सुब्रमण्यम जो हैं वो कथकली संगीत विशेषज्ञ हैं। तीसरा अवार्ड कौन सा था? म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड था। ये मिला था प्रोफेसर सीए श्रीधर को और उर्मिला सत्यनारायण जी को। हाल ही में खबरों में रहे अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। 2025 का अर्थ आवर किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया था 22 मार्च को। तो हर साल ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मार्च के आखिरी शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका लोगो है ये आपके सामने 60 आपको दिख रहा है। ये 60 का मतलब क्या है?
ये 60 का मतलब है वो 60 मिनट जिसके दौरान लोगों को क्लाइमेट चेंज को या जो एनवायरनमेंट के इशू आ रहे हैं उनको देखना है, उनके ऊपर मंत्रणा करनी है कि ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, इसको कब किया जाता है? 8:30 रात को 8:30 8:30 PM से लेके 9:30 PM तक। ठीक है, ये क्या करता है कि इंडिविजुअल्स को हैं, कम्युनिटीज है, बिजनेसेस हैं, उनको एनकरेज करता है कि आप जो है नॉन एसेंशियल जो इलेक्ट्रिक लाइट है, जो आपके बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जलाने की, उसको कम से कम 1 घंटा बंद रखें। ठीक है, तो ये 60 मिनट ये करता है। 2026 का अर्थ आवर कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 28 मार्च 2026 को। हाल ही में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स GFCA 37 इसकी रेपुटेशनल एडवांस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आपको बताना है कि ये सूचकांक में गिफ्ट सिटी की समग्र रैंकिंग क्या है, तो ओवरऑल रैंकिंग आपको बतानी है। तो ओवरऑल रैंकिंग इस इंडेक्स में गिफ्ट सिटी की है 46। अब इस रैंकिंग्स की बात कर लें तो ये रैंकिंग का 37वां संस्करण है, 37वां संस्करण है। और ये किसने पब्लिश किया था? ये पब्लिश किया था चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि शेंजन में स्थित है, और ZN पार्टनर्स जो कि लंदन में स्थित है। इन्होंने इसके लिए पार्टनरशिप की थी इस इंडेक्स के लिए। ठीक है, अब इस इंडेक्स में 119 फाइनेंशियल सेंटर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी रैंकिंग्स प्रोवाइड की गई है, उनको असेस किया गया है। ठीक है, तो उनके फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस पर रैंकिंग्स जो है प्रोवाइड की गई हैं इस इंडेक्स के अंदर। और ये जो इंडेक्स है ये हर साल मार्च और सितंबर में अपडेट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। अब इन रैंकिंग्स की बात कर लें तो इन रैंकिंग्स में गिफ्ट सिटी गुजरात की रैंकिंग्स जो है वो है 46। गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। न्यू दिल्ली की रैंक 68 है। टॉप की रैंकिंग्स जो है वो है न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग की। इसके बाद रैंकिंग्स में बात कर लें तो वो 15 सेंटर जो मोर सिग्निफिकेंट होने वाले हैं उन रैंकिंग्स में गिफ्ट सिटी का भी नाम है। ठीक है, इसके अलावा रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी की बात करें तो गिफ्ट सिटी जो है टॉप रैंकिंग में है। देन फिनटेक की बात करें तो न्यूयॉर्क फिनटेक रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद लंदन है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जन औषधि केंद्र है? तो जन औषधि केंद्र वो केंद्र हैं जहां पर सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, और ये केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खोले गए हैं पूरे भारत भर में। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में है टोटल 2658। पूरे भारत में कितने हैं? पूरे भारत में है 15,057। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 2658, केरल में इसके बाद 1528 और फिर कर्नाटका में 1425। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने इसकी शुरुआत की थी, और इसके तहत क्या करना था? क्वालिटी जेनरिक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करनी है लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर। अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड करनी है लोगों को। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी इस स्कीम की। उस समय इस स्कीम का नाम था जन औषधि स्कीम। जन औषधि स्कीम 2015 में इसको रीवैम्प किया गया, उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। 2016 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, फिर इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट करती है एक सोसाइटी जिसका नाम है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने शुरू किया था। अब इस स्कीम के फीचर्स की बात कर लें तो इस स्कीम के तहत इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उन सेंटर्स को केंद्र ओनर को इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं स्कीम के तहत
हर महीने मैक्सिमम 15,000 रुपये के इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और 15% मंथली परचेज पर ये इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 15,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद जो टोटल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा वो 5 लाख रुपए का किया जाएगा। एक वन टाइम इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए का, और ये 2 लाख रुपए का इंसेंटिव वन टाइम जो है वो फर्नीचर के लिए, फिक्सचर के लिए, कंप्यूटर के लिए, प्रिंटर के लिए, इन चीज़ों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ये उन केंद्र्स को प्रोवाइड किया जाता है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में खुले हैं, हिमालयन स्टेट में खुले हैं, आइलैंड टेरिटरी में खुले हैं, या बैकवर्ड एरियाज में खुले हैं। ऑल्सो वो केंद्र जिनको वीमेंस ने खोला है, दिव्यांग ने खोला है, SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने खोला है, एक्स सर्विसमैन ने खोला है, उनको भी 2 लाख रुपए का वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड जो कि विशाखापट्टनम में है, यहाँ पर चौथे 25T बोलार्ड पुल तक युवान, इसको यार्ड 338 भी कहा जाता है, इसकी इंडक्शन सेरेमनी को आयोजित किया गया था। अब इस युवान का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, जो कहाँ स्थित है? कैलकाटा में स्थित है। अब एक MOU साइन हुआ था इस कंपनी के साथ 625T बोलार्ड पुल टग के लिए, ठीक है, और ये MOU 2021 में साइन हुआ था, ठीक है। अन्य 3 टग की बात कर लें तो वो है भीष्म, बाहुबली, अश्व, ठीक है। अब ये जो टग्स हैं ये क्या हेल्प करते हैं? ये बर्थिंग करने में, अनबर्थिंग करने में और मैन्यूवरिंग। तो जो कन्फाइंड वाटर्स होते हैं, खुले पानी नहीं होते, जो कन्फाइंड वाटर्स होते हैं, तो कन्फाइंड वाटर्स में बर्थिंग, अनबर्थिंग और मैन्यूवरिंग के लिए टग्स काम आते हैं। हाल ही में इसे 2030 तक के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। तो फिर से चुना गया है डिल्मा वेना रोसेफ को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रपति थी ब्राज़ील की। इनको फिर से चुना गया है, इनका कार्यकाल 2030 तक होने वाला है। ये ब्राज़ील की 36वीं प्रेसिडेंट थी, 36वीं राष्ट्रपति थी, 2011 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें तो इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में स्थित है। इसकी कंसिडरेशन ये सोचा गया था कि 2012 में कि ऐसा बैंक बनाना चाहिए हमें। फिर 2014 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके थ्रू इस बैंक को बनाया गया, और 2015 में इसकी इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे KV कामत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभांश भुगतान यानी डिविडेंड पे आउट में 32.7% की वृद्धि देखी है, जो 27,830 करोड़ रुपए है। कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा दर्ज किए गए कुल शुद्ध लाभ में सबसे बड़ा योगदान करता था? तो जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, उसमें सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कौन से बैंक का हुआ है आपको ये बताना है इस डेटा के अनुसार। तो इस डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। टोटल प्रॉफिट हुआ था 1.41 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कितना कंट्रीब्यूशन था? 40% से ज़्यादा, 61,077 करोड़ रुपए का था ये, ठीक है। इसके बाद नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा थी पंजाब नेशनल बैंक की 228%। कितने रुपए? 8,245 करोड़ रुपए। इसके बाद था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी थी 62% की 13,649 करोड़ रुपए। फिर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने दर्ज किया है 50% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट, ये था बैंक ऑफ इंडिया जिसने दर्ज किया था 57% का नेट प्रॉफिट। इसके बाद था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने दर्ज किया था 56% का नेट प्रॉफिट, और इसके बाद था इंडियन बैंक जिसने दर्ज किया था 53% का नेट प्रॉफिट। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य।
आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर भी बना है जनवरी 2025 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते थे। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। और इसके जो नए मेंबर हैं 2021 में बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ज्वाइन किया था और 2023 में इसको इजिप्ट ने ज्वाइन किया था और हाल ही में इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025। अब इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है? 3418। तो नोएडा में स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की बात करें तो। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को इंक 42 एक प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, इसने रिलीज किया था। इंक 42 का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 14,000 DPIIT से रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फंडेड सेक्टर है वो ई कॉमर्स का सेक्टर है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स नोएडा में स्थित हैं और जो स्टार्टअप की फंडिंग 2014 से रिसीव हुई हैं वो है $8.6 बिलियन। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप नोएडा में स्थित है 3,418, फिर लखनऊ 1,789, फिर गाजियाबाद है 1582। इसके बाद रिपोर्ट की बात करें तो इसने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। मतलब कि क्या है कि चौथी रैंक है स्टार्टअप की संख्या के टर्म्स में। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में 26,532, फिर कर्नाटक में 15,977, फिर दिल्ली में और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो ये 9.6% है। फिर हम रजिस्टर्ड स्टार्टअप की बात कर लें उत्तर प्रदेश में तो इनमें महिलाओं का स्टार्टअप जो है वो 49% है और पुरुषों का स्टार्टअप 51% है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। डाक विभाग ने माता कर्मा जो एक श्रद्धेय संत, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की एक उत्साही भक्त थी, उनके सम्मान में उनकी कौन सी जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ये आपके सामने डाक टिकट है। तो इनकी 1009वीं जयंती के अवसर पर यह डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था कि माता कर्मा ने पूरी जगन्नाथ टेम्पल विजिट किया था और इनकी विजिट के दौरान वहाँ के संतों ने, वहाँ के जो सेवादार थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आप खिचड़ी बनाइए और ये खिचड़ी पवाई गई थी कृष्ण जी को और उन्होंने इस खिचड़ी को एक्सेप्ट कर लिया था एज ए प्रसाद। ठीक है, तो ये प्रसाद लॉर्ड कृष्ण जी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसी चीज को इस स्टैंप में डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, ये पीछे आप टेम्पल देख रहे हैं, ये लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है और आगे माता कर्मा जी हैं, खिचड़ी का बाउल इनके हाथ में है। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में स्थित है। लॉर्ड जगन्नाथ जी को ये डेडिकेटेड है और उनके 2 सिबलिंग्स बलराम और सुभद्रा, उनको भी ये डेडिकेटेड है। हाल ही में भारत की पुरुष रेगू टीम ने बिहार के पटना में आयोजित 2025 के सेपक टकरा विश्व कप का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें फाइनल में किस देश को हराया गया था? तो इसमें फाइनल में जापान को हराया गया था। तो इसको हराकर पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अब इस सेपक टकराव की बात कर लें तो इसको बुका बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है और फुट वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, एक बैडमिंटन जैसा कोर्ट होता है, बैडमिंटन का कोर्ट होता है, वैसा ही एक कोर्ट होता है जिस पर इसको खेला जाता है और इसमें केवल पीठ का, नीज का यानी पैरों का, घुटनों का, कंधों का, छाती का और सिर का इस्तेमाल किया जाता है इसको खेलने के लिए। ठीक है, और सामने वाले जगह पर बॉल पहुंचाई जाती है। ठीक है, सेपक टकराव। अब इसके 2025 के संस्करण की बात कर लें तो ये 5वां संस्करण था जो बिहार में खेला गया था और इसका मैस्कोट कौन था? मैस्कोट का नाम था भीम और 21 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें विनर्स की बात कर लें तो कोड इवेंट पुरुषों की बात करें जब हम, तो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और थाईलैंड ने गोल्ड मेडल जीता था। डबल इवेंट की बात करें पुरुषों के लिए इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महिलाओं में कोड इवेंट की बात कर लें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था और डबल इवेंट में महिलाओं ने
सिल्वर मेडल जीता था, जापान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर मिक्स्ड इवेंट की बात करें तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल और थाईलैंड ने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में भारत में डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक संशोधित DBIM अनुरूप वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब इस वेबसाइट को DBIM संस्करण 3.0 के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा पेश किया गया था। तो क्या हुआ था कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जयंत चौधरी जी, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इस वेबसाइट को लॉन्च बनाया गया था DBIM यानी डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल संस्करण 3 के तहत। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो मैनुअल है DBIM मैनुअल, जिसका संस्करण 3 फेज 3 की बात हो रही है, इसको किसने पेश किया था? तो इसको पेश किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। इस वेबसाइट पर क्या होगा, देखिए इस वेबसाइट पर को एक यूनिफाइड डिजिटल हब के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की सभी फ्लैगशिप स्कीम्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो इनकी इंफॉर्मेशन, सभी फ्लैगशिप स्कीम्स की इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। दूसरा, जो भी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव होगा, जो भी स्कीम होगी, उस स्कीम को लिंक किया जाएगा डैशबोर्ड के साथ। अभी डैशबोर्ड क्या होते हैं कि स्कीम में कितना काम हुआ है, कितना बचा है, किस स्टेट में कितना काम होने वाला है, उस सभी की इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड पर दी जाती है। ये भी डैशबोर्ड इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। फिर ये जो स्कीम होंगी ये अपने पोर्टल के साथ भी कनेक्टेड होंगी, और इसके थ्रू जो रियल टाइम एक्सेस होगा डेटा का, स्कीम्स का, इनिशिएटिव का, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एक अपडेटेड वेबसाइट जो है वो DBIM मैनुअल के थ्रू जो बनी है, वो अपडेटेड वेबसाइट जो लॉन्च हुई है अभी। ठीक है, अब DBIM की बात कर लें, यानी डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल की बात कर लें, तो ये फरवरी 2025 में इसका तीसरा संस्करण लॉन्च हुआ था, तीसरा वर्जन लॉन्च हुआ था। अभी क्यों लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट की वेबसाइट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब एक रूपता लाने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट में एक कंसिस्टेंट डिजिटल आईडी बनाने के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंट डिजिटल आइडेंटिटी बनाने के लिए ये DBIM लॉन्च किया गया था। लाइक कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी कि लोगोस पर काम किया जाएगा, कलर पैलेट्स पर काम किया जाएगा, टाइपोग्राफी पर काम किया जाएगा, इमेजरी पर काम किया जाएगा। तो इन सभी चीजों पर काम किया जाएगा और एक यूनिफाइड और कंसिस्टेंट डिजिटल ब्रांड बनाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए इस DBIM को लॉन्च किया गया था। अब इसके थ्रू क्या हेल्प होगी? सिटीजन्स के साथ एंगेजमेंट अच्छा खासा हो जाएगा और जो यूजर का एक्सपीरियंस होगा वो भी इंप्रूव होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट का नाम है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। अब इस रिपोर्ट के अनुसार इसने 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है आपको ये बताना है। दुनिया के सब अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क, और इनकी संपत्ति है 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरी रैंक पर हैं जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति है 266 बिलियन डॉलर, और इसके बाद है मार्क जकरबर्ग। महिलाओं की बात करें तो टॉप 10 में आइलिस वॉल्टन जो है उनकी पहली रैंक है 102 बिलियन डॉलर, इसके बाद फ्रैंकोइज मेयर्स और इसके बाद जूलिया कोच। भारत की रोशनी नादर इसमें 5th रैंक पर है वर्ल्ड में और इनकी संपत्ति है 40 बिलियन US डॉलर। फिर भारत में इनकी रैंक, रोशनी नादर की रैंक तीसरी है, इनसे ऊपर है मुकेश अंबानी पहली रैंक पर और गौतम अदानी दूसरी रैंक पर। मुकेश अंबानी की संपत्ति है 100 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इसके बाद जो बिलियनर्स है वो कहाँ रह रहे हैं? US में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, उनकी संख्या है 870, इसके बाद चाइना में है 823 और इसके बाद इंडिया में बिलियनर्स की संख्या 284 है। सिटीज की बात कर लें तो सिटीज में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा है 129, फिर लंदन में 97, फिर शंघाई में है। 5 नंबर पर है मुंबई जहां पर 90 बिलियनर्स रहते हैं। और सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है इनकी, ठीक है, जहां से इनकी कमाई ज्यादा हो रही है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा, उसके बाद कंज्यूमर गुड, उसके बाद हेल्थ केयर। हाल ही में इंडियन आर्म फोर्सेज ने किस राज्य में ट्राई सर्विसेज एकीकृत
मल्टी डोमेन एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार आयोजित की। तो एक ट्राइब सर्विसेज एक्सरसाइज थी प्रचंड प्रहार, ये आयोजित की गई थी। कौन से राज्य में की गई थी आपको ये बताना है। तो ये आयोजित की गई थी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की एक एक्सरसाइज थी, एक अभ्यास था, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारतीय एयरटेल ने देश में 2 अफ्रीका पर्ल्स केबल उतारा है, जो भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। तो मिडिल ईस्ट के माध्यम से इंडिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ा जाएगा इस केबल से। अब ये केबल सेंटर 3 और निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में है। तो ये है मेटा के साथ, ठीक है। सेंटर 3 की बात कर लें तो सेंटर 3 एक सब्सिडियरी है सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की, जिसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में स्थित है, और मेटा जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये इसके पार्टनर्स हैं, इसके इन्वेस्टर्स हैं 2 अफ्रीका पल्स केबल के, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स हैं। अब ये जो केबल है इसकी लेंथ होने वाली है 45,000 किलोमीटर की, और ये कनेक्ट करेगी 33 कंट्रीज को और उनके 46 लैंडिंग पॉइंट्स को। तो 33 कंट्री में 46 लैंडिंग पॉइंट्स हैं, उनको कनेक्ट करेगी ये केबल, ठीक है। अब इस केबल की बात कर लें तो भारत में ये 20वीं अंडरसी केबल है, और इसकी डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होगी वो होगी 100 टेराबिट्स पर सेकेंड, 100 टेराबिट्स पर सेकेंड। इसकी घोषणा सबसे पहले 2020 में की गई थी, और इसमें 8 भागीदार शामिल हैं, जैसे चाइना मोबाइल इंटरनेशनल, बायोबैब, सेंटर 3, मेटा, ऑरेंज टेलीकॉम इजिप्ट, वोडाफोन और वियोग। भारतीय टेल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025। तो इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2024 में वैश्विक ऊर्जा मांग में 2.2% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, जो पिछले 10 की औसत दर से अधिक है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अब इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल एनर्जी डिमांड जो थी वो 2.2%, जीडीपी जो थी वो 3.2%, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 4.3%। ये ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात हो रही है 2024 के आंकड़ों की। फिर इसमें जो शेयर था ग्रोथ का वो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज्यादा था, ये 38% था, नेचुरल गैस का 28% था, और कोयले का 15% था। इसके बाद जो एनर्जी डिमांड में चेंज देखा गया है वो सबसे ज्यादा चीन में देखा गया है, इसके बाद भारत में देखा गया है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया है। और जो एवरेज ऑयल ग्रोथ, जो ऑयल डिमांड है, ठीक है, उसकी ग्रोथ देखी गई है तो 2024 में ये काफी कम हो चुकी है। 2009 से 2019 इसका एवरेज देखा है इन्होंने, तो ये 1% से भी कम है इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर इस रिपोर्ट ने क्या कहा है। इस रिपोर्ट ने कहा है कि 2024 में वैश्विक बिजली उत्पादन में 80% वृद्धि नवीकरणीय स्रोतों और परमाणु ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई है। और जो नए नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों ने 22वें वर्ष रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। इन्होंने क्या किया, 2024 में कुल नवीकरणीय क्षमता में लगभग 700 गीगावाट की वृद्धि हुई है। तो इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि 2024 में जो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसमें 700 गीगावाट की वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्वेन 2.5 ओमनी 7B लॉन्च किया है, जो रियल टाइम में टेक्स्ट और नेचुरल स्पीच प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हुए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सहित इनपुट को प्रोसेस करता है। तो ये क्वेन 2.5 ओमनी 7B लॉन्च हुआ है। ये क्या करेगा, ये इनपुट को प्रोसेस करेगा। अब इनपुट जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, ठीक है, और फिर क्या करेगा, एक रियल टाइम टेक्स्ट और नेचुरल स्पीच रिस्पॉन्स इनको जनरेट करेगा। ये किसने लॉन्च किया है, ये अलीबाबा क्लाउड होल्डिंग लिमिटेड ने लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर हैंगजोउ चाइना में स्थित है। इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, और ये मोबाइल के ऊपर भी चल सकता है, फोन के ऊपर भी चल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत का जीडीपी 2025 के अंत तक कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो भारत की जीडीपी
यूएस डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर 4.27 ट्रिलियन पर तक पहुंचने की अनुमान है इस डेटा के अनुसार। अब 2015 में जो भारत की जीडीपी थी वो थी यूएस डॉलर 2.1 ट्रिलियन, और ये बढ़कर अब 2025 में 4.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने वाली है, यानी ऑलमोस्ट डबल, 100% की इंक्रीज देखी जाएगी इसके अंदर। और इस डेटा ने क्या कहा? इस डेटा ने कहा कि जो जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है करंट ईयर की, वो 6.5% है, और इसमें इन्फ्लेशन, भारत में इन्फ्लेशन 4.1% देखा जाएगा करंट ईयर में। आईएमएफ की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में स्थित है और इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी। इस टीम ने नेशनल एरोनॉटिकल एसोसिएशन द्वारा 2024 रॉबर्ट जे कॉलियर ट्रॉफी जीती है। एक ट्रॉफी दी जाती है नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन के द्वारा, रॉबर्ट जे कॉलियर ट्रॉफी। ये किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है नासा की पार्कर सोलर प्रोब टीम ने। ठीक है, अब ये पार्कर सोलर प्रोब क्या है? ये नासा का एक स्पेस प्रोब है, 2018 में शुरू किया गया था। और ये क्या करता है? सूरज का जो बाहर का कोरोना है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और इसको डिजाइन बनाया किसने था? इसको बनाया था, इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने, अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी ने इसको बनाया था। इसका ये कहाँ स्थित है? मैरीलैंड यूएस में स्थित है। अब रॉबर्ट जे कॉलियर ट्रॉफी की बात कर लें तो ये हर साल दी जाती है। अमेरिका के अंदर एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका के अंदर, और इसको एडमिनिस्टर करता है नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन। रॉबर्ट जे कॉलियर की बात कर दें तो वो कॉलियर्स की एक वीकली मैगजीन आते थे, उसके पब्लिशर भी थे, इसलिए इसका नाम रॉबर्ट जे कॉलियर ट्रॉफी रखा गया। इसके बाद नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन की बात कर लें तो इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में स्थित है। इस राज्य की सरकार ने आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक चैटबॉट सारथी की शुरुआत की है। तो एक चैटबॉट शुरू किया गया है सारथी। ये क्या करेगा? ये आधिकारिक सरकारी दस्तावेज और नीतियों तक जनता की पहुंच को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था? ये हरियाणा ने शुरू किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। अब ये चैटबॉट क्या करेगा? एक्सेस प्रोवाइड करेगा 17,820 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का जनता तक। और इस चैटबॉट को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है हार्ट्रॉन ने। हार्ट्रॉन यानी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस चंडीगढ़ में स्थित है। हाल ही में इनस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1,000 करोड़ रुपए के एक वेंचर कैपिटल फंड के लिए फंड मैनेजर के रूप में किसको नियुक्ति दी है? तो फंड मैनेजर नियुक्त हुआ है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जो कि सिडबी की एक सब्सिडियरी है। ठीक है, तो एक फंड लॉन्च हुआ था 1,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसके लिए फंड मैनेजर इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, और एक सब्सिडियरी है सिडबी की। ठीक है, अब ये जो फंड है वो किस पर फोकस्ड होगा? अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट पर। तो जो स्टार्टअप्स, जो बिजनेसेस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्पेस सेक्टर में जो सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी इस फंड के थ्रू। ठीक है, अब ये जो फंड है ये कितने साल के लिए सपोर्ट करेगा? ये 5 साल के लिए सपोर्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 में फंड 150 करोड़ रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 सालों के लिए यानी 27, 28, 29 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 250 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल ईयर 30 में जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा वो 100 करोड़ रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा। यानी क्या हुआ कि फाइनेंशियल 26 के लिए 150, फिर 27, 28, 29 के लिए 250, 250, 250, और फाइनेंशियल ईयर 30 के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कंपनीज की जो स्टेजेस हैं उसके बेसिस पर भी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कंपनीज हैं वो ग्रोथ स्टेज में है तो उनको 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए का फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जो लेट स्टेज में है उनको 30 करोड़ से 60 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी।
हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस संस्थान में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो आयोजित किया है? तो भारत का पहला रोड शो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? IISc बेंगलुरु में। ठीक है, अब इसके होस्टिंग के लिए पार्टनर इंस्टीट्यूट कौन से थे? जैसे IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, इसके बाद IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट इसके होस्ट इंस्टीट्यूट थे। अब इस रोड शो के दौरान 100 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इनको शोकेस किया गया है और 50 से ज्यादा जो ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी शोकेस किया गया है। इस रोड शो के दौरान कुछ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जैसे IISc KS टेक्नोलॉजी एंटीगोन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के बीच, और मदनानी कैमेडिस्ट नोवेटेक LLP और प्राइमरी हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच। तो ये MOU भी हुए थे। इस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में 104 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। शीर्ष स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। ठीक है, अब इस गेम्स में 1300 पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो खेल हुए थे, 6 खेलों में ये कंपटीशन आयोजित किया गया था। 6 खेल थे: पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग। तो इन 6 खेलों में ये खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा इसका मैस्कोट क्या था? दिल्ली में जो चिड़िया होती है उज्ज्वला, ठीक है, दिल्ली की चिड़िया से एक इसको लिया गया था, जैसे आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं ये। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था उज्ज्वला। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन थी वो थी चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स, यानी हौसलों की उड़ान। और इसका जो एंथम था वो था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, इसका एंथम था। फिर अब इसमें मेडल टैली की बात कर लें तो टॉप पर था हरियाणा 104 मेडल के साथ, 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद तमिलनाडु और इसके बाद उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ एक योजना है, इसने देश भर में अपनी शुरुआत के एक दशक पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इस योजना को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो किस मंत्रालय की ये पहल है, आपको ये बताना है। तो ये पहल है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। ठीक है, अब 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, पहल स्कीम को। इसके साथ एक कैंपेन शुरू हुआ था जिसका नाम था गिव इट अप कैंपेन। ठीक है, और एक और स्कीम थी पेट्रोलियम मंत्रालय की जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहल स्कीम की बात कर लें, यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम की बात कर लें, तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इसमें क्या करना था? जो LPG सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG जो सिलेंडर होते हैं उसके ऊपर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा कस्टमर के बैंक अकाउंट में। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थी ये। ठीक है, इसको क्यों शुरू किया गया था? तो जो लीकेज हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो डुप्लीकेट कनेक्शन है उनको रोकने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम को 2013 में पहली बार लॉन्च किया गया था 54 डिस्ट्रिक्ट्स में, परंतु 2015 में इसको नेशन वाइड, पूरे नेशन में इसको शुरू कर दिया गया था। इसमें क्या होता है कि LPG को मार्केट प्राइस पर बेचा जाता है और सब्सिडी जो है वो बैंक अकाउंट में प्रोवाइड की जाती है। गिव इट अप कैंपेन की बात कर लें तो ये कैंपेन भी 2015 में लॉन्च हुआ था और इसमें क्या था कि जो अच्छी वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं LPG के, जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG सिलेंडर को, उनको उनसे ये आग्रह किया गया था कि आप वॉलंटरली अपनी सब्सिडी को सरेंडर कर दीजिए, यानी आप सब्सिडी लेना छोड़ दीजिए। इनसे ये आग्रह कर दिया था। तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, एक कैंपेन। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर लें तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में, और शुरू की थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था इस स्कीम का? इसका उद्देश्य था कि जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है जैसे LPG सिलेंडर, इनकी पहुंच करवाना रूरल एरियाज में
और अंडर सर्व्ड एरियाज में जहाँ तक इसकी पहुँच नहीं है। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदे होते हैं? जो वीमेन है उनकी हेल्थ में सुधार होता, और जो बच्चों में नुकसान हो रहा था बच्चों की हेल्थ का, किस कारण से? जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रही थी महिलाएं अपने घरों में, उनके धुएं से। मान लीजिए ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल में क्या होता था, क्या यूज़ करती थी महिलाएं? फायरवुड यूज़ करती थी, कोयला यूज़ करती थी, काऊ डंग केक यूज़ करती थी। तो इनका उपयोग करके धुआं काफ़ी हो जाता था घरों में, और जिससे बच्चों की हेल्थ पर नुकसान हो रहा था और महिलाओं की हेल्थ पर नुकसान हो रहा था। तो उसको रिप्लेस करना क्लीन कुकिंग फ्यूल से, ये भी इसका एक उद्देश्य था। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ये पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये पुरस्कार आयोजित किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात कर लें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बच्चों के लिए। ठीक है, और इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास मंत्रालय। शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की 1996 में, और ये अवार्ड 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन यानी नवाचार, ब्रेवरी यानी बहादुरी, आर्ट कल्चर, फिर उसके बाद विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, फिर सोशल सर्विस, फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, और इसके बाद एनवायरनमेंट। इन सभी क्षेत्रों में इस अवार्ड को दिया जाता है। और इसमें पात्रता की बात कर लें तो जो बच्चे हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनकी आयु 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 5 से 18 के बीच होनी चाहिए। और एक्ट, इंसिडेंट या अचीवमेंट जो भी बच्चों के साथ हुई है, ये 2 सालों के भीतर होनी चाहिए उनकी एप्लीकेशन लगाने से। तो जब भी वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनके 2 सालों के भीतर ये एक्ट, अचीवमेंट या इंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम अवार्ड जो है 25 है, इसके अंदर दिए जाते हैं, बट इसको कमेटी के डिस्क्रिप्शन पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैश प्राइज इसमें 1 लाख रुपए का दिया जाता है। इसके साथ एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और एक सिटेशन बुकलेट भी दी जाती है। हाल ही में भीम 3.0 यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी 3.0 ने व्यापारियों के लिए एक सहज इन ऐप पेमेंट समाधान शुरू करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या होगा? ऑनलाइन व्यापारी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होता है, जिससे ग्राहक तीसरे पक्ष के ऐप पर स्विच किए बिना ऐप के भीतर तुरंत भुगतान पूरा कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना एप्लीकेशन के थ्रू ही एक फीचर लॉन्च कर दिया है कि व्यापारी जो है पेमेंट कर सकते हैं, कस्टमर जो है पेमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि इस फीचर का नाम क्या है, तो इस फीचर का नाम है भीम वेगा। ठीक है, तो क्या हुआ था अभी हाल ही में, NBSL यानी NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडियरी है NPCI की, इसने भीम 3.0 ऐप लॉन्च किया है। और ये भीम 3.0 क्या है? भीम का एक अपग्रेडेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। भीम क्या है? भीम यानी भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये 2016 में लॉन्च हुआ था भीम, और एक फास्ट और सिक्योर मेथड पेमेंट को करने के लिए, कैशलेस पेमेंट को करने के लिए फास्ट और सिक्योर मेथड था। अब इसके फीचर्स की बात कर लें भीम 3.0 के, तो ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करता है, यानी 15 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये लो और अनस्टेबल इंटरनेट में भी कार्य कर सकता है। इसमें फीचर्स की बात कर लें तो पहला फीचर है स्प्लिट एक्सपेंसेस फीचर। इसमें क्या होता है कि आप इस फीचर का यूज़ करके अपने दोस्तों के और फैमिलीज़ के साथ अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं, अपने बिल को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा फीचर कौन सा है? दूसरा फीचर है फैमिली मोड का। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और अपने जो एक्सपेंसेस हैं, शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा फीचर है इसका स्पेंड्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड। स्पेंड्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड, इसमें आप अपने मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। और एक है ऑटोमेटिकली कैटेगराइज्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो आपके जो ट्रांजैक्शन हैं उनके पैटर्न को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट जारी की थी ट्रैक्सन ने, जियो क्वार्टरली इंडिया टेक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसने 2025 में पहली तिमाही में अपनी विकास गति जारी रखी और $2.5 बिलियन का वित्त पोषण प्राप्त किया। तो 2025 की पहली तिमाही की बात हो रही है।
अब आपको ये बताना है कि वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक क्या है, ठीक है, इस डेटा के अनुसार। तो इस डेटा के अनुसार भारत की रैंक है तीसरी, ठीक है। इससे ऊपर है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब बात कर लें फंडिंग ट्रेंड की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फंडिंग ट्रेंड की। तो क्वार्टर वन 2025 इसकी बात करें तो 237 राउंड में $2.5 बिलियन जो है वो भारत के स्टार्टअप्स ने रिसीव किए हैं, ठीक है, $2.5 बिलियन। और 68 ऐसी कंपनीज थी जिसको पहली बार फंडिंग मिली थी। 237 राउंड में ये फंडिंग $2.5 बिलियन की फंडिंग मिली थी। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फंडिंग, दिल्ली ने सबसे ज़्यादा फंडिंग, दिल्ली के स्टार्टअप्स ने सबसे ज़्यादा फंडिंग रिसीव की थी। इसके बाद बेंगलुरु, इसके बाद गुरुग्राम, ठीक है। और टॉप फंडिंग राउंड जो जिस कंपनी ने उठाया था उसका नाम था इरिशा ई मोबिलिटी, $1 बिलियन का। सीरीज डी फंडिंग थी। इसके बाद डार्विंग बॉस, इसके बाद इंफ्रा मार्केट। फिर बात कर लें क्वार्टर वन 2025 की, तो ऑटो टेक सेक्टर ने $1.1 बिलियन की बात की थी। इसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन ने $650.7 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, ठीक है। भारत में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, यानी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। इसने हाल ही में मार्च 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल की बात कर लें तो ये उस प्रकार के टेक्सटाइल या फैब्रिक होते हैं जो नॉन एस्थेटिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इनका यूज कहां पर होता है? इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। और जैसे ऑटोमेटिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो गई, मेडिकल इंडस्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन क्षेत्रों में इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक त्रिपाल होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेडिकल के क्षेत्र में जो सर्जिकल ड्रेसेस होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। इन सबको टेक्निकल टेक्सटाइल बोला जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो खिलाड़ी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो उसको भी टेक्निकल टेक्सटाइल बोला जाता है। तो नॉन एस्थेटिक पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, टेक्निकल टेक्सटाइल को। अब भारत जो है वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का ग्लोबली में। तो पूरे वर्ल्ड के स्तर पर सबसे बड़ा भारत की जो रैंक है वो 6ठी है। इसके बाद जो ये सेक्टर है, ये अनुमान है कि $350 बिलियन का हो जाएगा ये 2030 तक। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की बात कर लें तो ये 2020 में शुरू हुआ था और 2025-26 तक के लिए 1480 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस स्कीम के लिए, इस मिशन के लिए, ठीक है, 2020-21 से लेकर 2025-26 तक। और इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है अनुसंधान, नवाचार और विकास, यानी इस क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में रिसर्च करना, इनोवेशन लाना और विकास करना। फिर संवर्धन और बाजार विकास, इसके लिए बाजार को डेवलप करना। फिर निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट को डेवलप करना। और फिर शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, यानी स्किल डेवलपमेंट करना इस क्षेत्र में। अभी 1480 करोड़ रुपए जो हैं उसमें से 1000 करोड़ रुपए रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद 400 करोड़ रुपए एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद इस टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च हुए थे। पहला इनिशिएटिव था जैसे जिस्ट 2.0, यानी ग्रांट फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है, जिस्ट 2.0। अब ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर ही लॉन्च हुआ था और इसमें इंडस्ट्रीज और एकेडमिया, इनके बीच जो खाई है उसको पाटना था, ठीक है, और हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी थी। दूसरी थी स्कीम ग्रेट स्कीम। ग्रेट स्कीम की फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ये स्कीम 2023 में लॉन्च हुई थी और इसमें क्या था, फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी स्टार्टअप्स को जिन्होंने प्रोटोटाइप तो डेवलप कर लिए पर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं। तो प्रोटोटाइप को टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी ग्रेट स्कीम के अंडर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा
जल विद्युत को छोड़कर योगदान जो 6% था वो बढ़कर कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो ये हो गया है 12.1%। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 9-10 सालों में। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का बिजली उत्पादन। ठीक है, अब ये जो स्कीम है, ये जो रिपोर्ट है, इसकी बात कर लें तो ये भारत में फाइनेंशियल ईयर 24 यानी वित्त वर्ष 24 में जो एनर्जी कंजप्शन पैटर्न है, इसका प्रोडक्शन है एनर्जी का, इसकी एफिशिएंसी ट्रेंड है, उस पर डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसने इसको रिलीज किया है। अब भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इसका पोटेंशियल कहां पहुंच गया है? इसका पोटेंशियल पहुंच गया है 21,09,655 मेगावाट, जिसमें से विंड पावर जो है उसका योगदान 55.17% है। इसके बाद सोलर का है 36%। और फिर जो रिन्यूएबल एनर्जीज, रिन्यूएबल सोर्सेस से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो है 3,70,320 गीगावाट आवर। ठीक है, इसके बाद जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसमें राजस्थान का 20%, महाराष्ट्र का 12% और गुजरात का 10%। यानी राजस्थान का 20% में 4,28,322 मेगावाट, इसके बाद महाराष्ट्र का 12% और गुजरात का 10% है। ठीक है, और कलेक्टिवली जो ये 4 स्टेट हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इनका भारत के टोटल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पोटेंशियल 52% है, इन 4 स्टेट्स का। इसके बाद भारत के कोल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कोल जो है 79% भारत की डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई का इसका योगदान रहा है। और जो भारत में कोल रिजर्व हैं वो 389.42 बिलियन टन है, और मेजर शेयर है वो उड़ीसा में है, इसके बाद झारखंड में है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा का जो शेयर है वो है 25.47%। क्रूड ऑयल की बात कर लें तो क्रूड ऑयल रिजर्व भारत में कहां पर है? तो क्रूड ऑयल सबसे पहले तो इसका टोटल एस्टिमेट है 671.40 मिलियन टन, और वेस्टर्न शोर में 32% है। इसके बाद कहां पर है? असम में, और उसके बाद कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, फिर नेचुरल गैस रिजर्व की बात कर लें तो नेचुरल गैस रिजर्व भारत में है, इसका टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व है 1094.19 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये नेचुरल गैस का रिजर्व है भारत में, और सबसे ज्यादा रिजर्व है वेस्टर्न शोर ऑफशोर पर 31%, और इसके बाद है ईस्टर्न ऑफशोर पर 24%। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी 7.25% से बढ़ी है, 16,46,998 गीगावाट आवर। ठीक है, और सेक्टर वाइज कंजम्पशन की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा खपत होती है बिजली की, ये है 42%। इसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर में है 24%, और इसके बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है 17%। हाल ही में भारत के एमएसएमई को आवश्यक डिजिटल उपकरणों और ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए एक्स एज यानी डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज एक पहल शुरू हुई है। अब इसका नेतृत्व कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा नीति फ्रंटियर टेक हब और किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका नेतृत्व AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से किया गया है, डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज। अब इसको शुरू क्यों किया गया है? जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है यानी MSME सेक्टर है, उसको आवश्यक डिजिटल उपकरण प्रोवाइड करने हैं, डिजिटल टूल प्रोवाइड करने हैं और नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो पाए और कॉम्पिटिटिव बन पाए। इसके लिए इसको डिजिटल टूल प्रोवाइड किए जाएंगे इस पहल के तहत। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो इसकी शुरुआत 1895 में की थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और एक नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसके बाद AICTE की बात कर लें तो एक नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन की, इसकी शुरुआत 1945 में की थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने किस संस्थान के साथ मिलकर बायोमेट्रिक एल्गोरिदम में आयु अपरिवर्तनीयता
का परीक्षण करने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता का नाम है बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चैलेंज। ठीक है, अब इस चैलेंज को क्यों शुरू किया गया है? टेस्ट एज इनवेरियंस इन बायोमेट्रिक एल्गोरिथम। तो बायोमेट्रिक एल्गोरिथम में टेस्ट करना है एज इनवेरियंस को, यानी आयु अपरिवर्तनीयता को। ठीक है, ये किसके सहयोग से हुआ है? इंटरनेशनल IIT यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के सहयोग से। ठीक है, अब ये एज इनवेरियंस इन बायोमेट्रिक एल्गोरिथम क्या होता है? इसमें क्या आता है? इसमें चेक की जाती है बायोमेट्रिक सिस्टम की एबिलिटी, जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाए इंडिविजुअल्स को एक्यूरेटली। तो इंडिविजुअल्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाए ऐसे बायोमेट्रिक सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? समय के साथ व्यक्तियों के जो बायोमेट्रिक ट्रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो चेंज हो रहे हैं, फिर भी ये बायोमेट्रिक सिस्टम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए इस बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चैलेंज को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें फर्स्ट फेज में बच्चों के जो फिंगरप्रिंट है उनके ऑथेंटिकेशन के लिए काम किया जाएगा। और ये जो बच्चे हैं इनकी एज होगी 5 से 10 साल और इसको अपडेट किया जाएगा हर 5 से 10 साल में। ठीक है, और दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज में फिंगरप्रिंट के बाद आइरिस स्कैन यानी आपकी आंख का स्कैन और फेस का स्कैन, इसका भी किया जाएगा। चैलेंज में जो प्राइज मनी है वो 7.7 लाख की ऑफर की जाएगी, यानी $9,000। और ये चैलेंज 25 मार्च से 25 मई तक लॉन्च किया गया है। इसे अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में उनके मौलिक योगदान की खोज के लिए एबल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है जापान के एक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, मासाकी गाशिवारा, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जापान के पहले जापानीज नेशनल हैं जिनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब इस अवार्ड की बात कर लें तो इसको नॉर्वे के राजा ये देते हैं। और इसको कौन अवार्ड करता है? द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर। ठीक है, और इसमें जो मॉनेटरी अवार्ड है वो कितने का दिया जाता है? वो दिया जाता है $8,73,000 का। $8,73,000 का इसके अंदर अवार्ड मनी, मॉनेटरी प्राइस दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है गणितज्ञ को, यानी मैथमेटिशियन को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को घरेलू विनिर्माण करना है इनका, और भारत में आत्मनिर्भरता लानी है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है आपको ये बताना है। तो इसके लिए आवंटित की गई है 22,919 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से डेवलप किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से डेवलप किए जाएंगे? जैसे रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, रिलेज हो गए, स्विचेस होंगे, और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो भारत में डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एम क्या है? बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना भारत के अंदर, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है इस क्षेत्र के अंदर, और भारत में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना। एम है कि 59,350 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना, जो कि भारत में कितना प्रोडक्शन जनरेट करेंगे? 4,56,500 करोड़ रुपए का। और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करेंगे? 91,600 लोगों के लिए। ठीक है, अब ये स्कीम का टेन्योर है 6 साल का, और 1 साल इसका गेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, अब बात कर लें कि ये स्कीम कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करेगी। ये टारगेट करेगी सबसे पहले डिस्प्ले मॉड्यूल सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल सब असेंबली, और इसमें जो इंसेंटिव होगा वो टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव होगा। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव मतलब रेवेन्यू के बेस पर होगा ये इंसेंटिव। एक और इंसेंटिव का टाइप है, वो टाइप है केपेक्स इंसेंटिव, यानी उसमें क्या होता है कि प्लांट में इन्वेस्ट करना या मशीनरी में इन्वेस्ट करना, उसके लिए उसके बेसिस पर इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको कैपेक्स इंसेंटिव बोलते हैं। और एक और है
जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इंसेंटिव, जो इन दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। और फिर इसके बाद बेयर कंपोनेंट्स में टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव के बेस पर इन प्रोडक्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हाइब्रिड इंसेंटिव्स हैं जो केपेक्स और टर्नओवर लिंक दोनों को मिलाता है, इसके लिए ये कंपोनेंट्स को लिए, और केपेक्स इंसेंटिव में ये कंपोनेंट्स टारगेट किए जाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात कर लें तो ये स्कीम 2020 में शुरू हुई थी और ये काफ़ी सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस की गई थी इस स्कीम को। अब इस स्कीम के तहत क्या करना था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना था, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना था, इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करना था, कम करना था, और भारत में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चेन्नई में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसका 14वां संस्करण था। ये अभ्यास का नाम था इंद्र। आपको ये बताना है भारत और कौन से देश के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया था। तो ये अभ्यास आयोजित किया गया था रूस के साथ, भारत और रूस के बीच। अब इस अभ्यास की बात कर लें तो ये अभ्यास शुरू हुआ था 2003 में, और 2024 का ये अभ्यास 2 फेजेस में होगा, हार्बर फेज में और सी फेज में। ये अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जो 2021 में 24.4% था, ये 2024 में कितने प्रतिशत हो गया? तो 2024 में 48.8% हो गया, मतलब 24.4 का लगभग यानी 24.4 का 2 गुना। 2021 में इतना था और बढ़कर ये दुगुना हो चुका है, 48.8% 3 सालों में। अब ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा पर ये रिपोर्ट है, और ये सामाजिक सुरक्षा की कवरेज, कितने कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी ये सामाजिक सुरक्षा इफेक्टिव है, और इसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसको चेक करती है, इसको देखती है। अब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके डेटा के अनुसार 920 मिलियन पीपल जो हैं, या भारत की 65% आबादी, ये कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम के तहत एनरोल की जा चुकी है, इसके अंदर कवर की जा चुकी है। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत की बात करें हम लोग, जो क्या करता है, फ्री हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपए तक की हर फैमिली को। इसके तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। फिर एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 80.67 करोड़ बेनिफिशियरीज को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सका है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, फूड सिक्योरिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा, जैसे एक स्कीम है सरकार की अटल पेंशन योजना, जिसके तहत पेंशन प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर एनरोल किया गया है 7.25 करोड़ लोगों को। ये कुछ डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो दिया गया है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेटा ग्लोबल स्तर पर, दुनिया के स्तर पर है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी, यानी 52.4% आबादी, वो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ उठा रही है। 2015 में ये डेटा 42.8% था, और अगर इसी प्रगति पर चल रही है, वैश्विक स्तर इसी प्रगति से बढ़ रहा है, तो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में 2073 तक टाइम लग जाएगा, यानी 49 वर्ष लग जाएंगे, और यानी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ करने में 49 वर्ष और लग जाएंगे अगर हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो ये इस रिपोर्ट ने कहा है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 52.4% आबादी जो है वो कवर की जा चुकी है, जो 2015 में डेटा था वो 42.8% का था। ठीक है, जिसमें बच्चे 28.2% हैं, 2015 में 22.1 था। मदर्स विद न्यू बॉर्न्स ये 36.4% कवर की जा चुकी हैं। अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो 16.7% कवर किए जा चुके हैं। तो ये इस रिपोर्ट ने कहा था। इस संस्थान ने टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पेटेंट श्रेणी के अंतर्गत नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2024 जीता है। तो 2024 का नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड यानी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है इस कैटेगरी अंडर आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है। ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है और एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। तो इन इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में
कार्य किया है, क्रिएट किए हैं बौद्धिक संपदा और उनका कमर्शियलाइजेशन किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये जो अवार्ड है ये 13 कैटेगरीज में दिया है। टॉप इंडियन इंडिविजुअल पेटेंट्स कैटेगरी में मेल कैटेगरी में सिद्धरामप्पा घराणे को यह अवार्ड मिला और फीमेल कैटेगरी में स्वगतिका पांडे को यह अवार्ड दिया गया है। दूसरा, डिजाइन की कैटेगरी में ये अनुषा पी को दिया गया है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आईआईटी कानपुर को दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में अन्ना यूनिवर्सिटी और पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टाटा स्टील लिमिटेड और सर्विसेज सेक्टर में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। इसके बाद बेस्ट इंक्यूबेटर फॉर नर्चरिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन को अवार्ड दिया गया है। तो इन कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है। फिर स्पेशल सिटेशन ये 4 कैटेगरीज में दिया गया है। 2 कैटेगरीज इसमें वेस्ट बंगाल की हैं। वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये अवार्ड मिला है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। फिर डीसीएम प्रेसिडेंसी स्कूल लुधियाना में इसको अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के लिए अवार्ड मिला है। जूरी सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड ये 3 कैटेगरीज में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसे अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर जय भट्टाचार्य जी को और ये इंस्टीट्यूट के 18वें डायरेक्टर होंगे और इन्होंने रिप्लेस किया है मोनिका एम बैरता। ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। इस इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो एक प्राइमरी एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की जो कि किस क्षेत्र में कार्य करती है, बायोमेडिकल के क्षेत्र में और पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करती है। इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी और ये मैरीलैंड यूएस में स्थित है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस संस्थान में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का 31वां संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है आईआईटी कानपुर में और इसका विषय था पंतारई यानी एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है, अब ये जो इवेंट है टेक कृति ये 4 दिन का इवेंट है, हर साल ये आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसलिए हुई थी स्टूडेंट के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए टेक कृति। इसके तहत 2025 में एक और इवेंट हुआ था, स्पेशल सेगमेंट था रक्षा कृति। अब रक्षा कृति में क्या था, एक डिफेंस एक्सपो थी। इसमें क्या हुआ था कि कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी को शोकेस किया गया था, इसको दर्शाया गया था डिफेंस टेक्नोलॉजी को। गिबली स्टाइल आर्ट हाल ही में चर्चा में रही। ये नाम किसके द्वारा चुना गया था, गिबली नाम, तो ये नाम चुना गया था हयाओ मियाजाकी के द्वारा। अब क्या है कि आजकल ओपन एआई का जो जीपीटी है चैट जीपीटी, उस पे जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि उस पर वीडियो फोटोज अपलोड की जाती हैं और चैट जीपीटी को बोला जाता है कि आप इसको गिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये गिबली स्टाइल फोटो जनरेट करके आपको चैट जीपीटी दे रहा है। ठीक है, गिबली की बात कर लें तो गिबली एक लीबियन अरेबिक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट विंड यानी रेगिस्तान की गर्म हवा। हयाओ मियाजाकी ने वो जो एक स्टूडियो गिबली के एक फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर है स्टूडियो गिबली ने, उन्होंने ये नाम क्यों चुना, क्योंकि वो एक फ्रेश और न्यू विंड देना चाहते थे एनिमेशन के वर्ल्ड में। तो एनिमेशन के वर्ल्ड में फ्रेश और न्यू विंड इसको लाने के लिए इन्होंने स्टूडियो गिबली नाम दिया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गाया जिसे दिसंबर 2013 में मिल्की वे आकाशगंगा का एक 3D मानचित्र यानी 3D मैप बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से ये मिशन एसोसिएटेड है जिसको 2013 में शुरू किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे आकाशगंगा का मानचित्र बनाने के लिए। तो इसको शुरू किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, अब लास्ट के 10-12 सालों में इसने 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन किए हैं
जिसमें इसने 2 बिलियन स्टार्स को देखा है। तो 2 बिलियन स्टार्स की 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन इसने की है इस मिशन ने। अब इस मिशन का ओरिजिनल नाम जो था, इंग्लिश में याद रखिए आप, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर और एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये इसका पहले नाम था, इसको चेंज करके अब गाया कर दिया गया। ठीक है, अब ये मिशन डिजाइन किया गया था एस्ट्रोमेट्री के लिए। एस्ट्रोमेट्री क्या होता है? एस्ट्रोमेट्री होता है एक प्रकार का विज्ञान जो कोस्मोस को यानी स्पेस को मैप करता है। ठीक है, मानचित्र तैयार करता है स्पेस का, उस विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो ये एस्ट्रोमेट्री के लिए शुरू किया गया था। अब ये जो प्रोग्राम है, ये मिशन ने किसको रिप्लेस किया था? इससे पहले एक मिशन चल रहा था, उसका नाम था हिपरकोस मिशन, इसकी टाइमलाइन थी 1989 से लेके 1993। तो इसको इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, अब इस मिशन की बात कर लें, गाया मिशन की। इसके 3 मेन इंस्ट्रूमेंट थे। पहला इंस्ट्रूमेंट था एस्ट्रोमेट्री, दूसरा इंस्ट्रूमेंट था फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट और तीसरा इंस्ट्रूमेंट था रेडियल वेलोसिटी स्पेक्ट्रोमीटर। ये 3 इसके मेन इंस्ट्रूमेंट थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर ले तो इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नेशनल गाइडलाइंस रिलीज हुई है मेडिकल ऑक्सीजन मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक प्रोग्राम और लॉन्च हुआ था जिसका नाम था नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ऑक्सीजन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया था? आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ यानी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसके द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था एम्स दिल्ली के सहयोग से। एम्स दिल्ली के सहयोग से। पहले हम बात कर लेते हैं इन गाइडलाइंस की, दिशा निर्देशों की। तो ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसके तहत इसके प्रोक्योरमेंट के, मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको रिलीज किया गया है। तो प्रोक्योरमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए, स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो पाए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन जो है प्रॉपर तरीके से हो पाए, इसके लिए एक गाइडलाइन रिलीज की गई है। अब इस नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ऑक्सीजन मैनेजमेंट की बात कर लें तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के तहत 200 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा। 200 मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे जो क्या करेंगे? वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, क्षमता निर्माण करेंगे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर की और मेडिकल ऑफिसर्स की, ताकि वो प्रॉपर हैंडल कर पाएं और यूटिलाइज कर पाएं मेडिकल ऑक्सीजन को। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, आपको ये बताना है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो म्यांमार में हाल ही में भूकंप आया था 28 मार्च 2025 को। तो 7.7 स्केल का ये भूकंप था, म्यांमार में आया था और इसमें जो रिपोर्टेड डेथ थी वो अराउंड 2900 थी। तो काफ़ी भीषण भूकंप था, म्यांमार में आया था। तो इसके लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि वहाँ पर मानवीय सहायता प्रोवाइड की जा सके। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। अब इसमें इस ऑपरेशन के लिए 118 मेंबर्स की एक टीम गई थी। शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पोंडर्स की ये टीम थी और इसको लीड किसने किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने। इस संगठन या संस्थान ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन का नाम है पर्यावरण 2025 यानी एनवायरनमेंट 2025। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आयोजित किया था। अब इसके तहत क्या करना था? जो क्रिटिकल पर्यावरण के इशू हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, उस पर विचार करना और उसके लिए कोलैबोरेशन करना। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर लें तो ये क्या करता है? एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी केसेस हैं, उसको डिस्पोज करना। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर कसम पट्टी
पवित्र ग्रोव यानी कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव, जिसको हम वीरा कोविल सेक्रेड ग्रोव के नाम से भी जानते हैं, इसको अपना दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है। तो ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्रेड ग्रोव है। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था अरितापत्ती, अरितापत्ती जो कहां पर स्थित था? मदुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये सेक्रेड ग्रोव्स होते क्या हैं, यानी पवित्र ग्रोव होते क्या हैं? देखिए, फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों में कुछ ऐसे पैचेस होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनको उनके कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से वहाँ की लोकल कम्युनिटीज उनकी पूजा करती है, उनको सेक्रेड ग्रोव कहा जाता है, उनको पवित्र ग्रोव कहा जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने कसमपट्टी पवित्र ग्रोव को अपना दूसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है अरिटापत्ती के बाद। ठीक है, अब ये दिंडीगुल जिले में स्थित है और ये 4.97 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समूह लीबा लॉन्च किया गया है। अब इस लीबा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसरों को खोलना है। लीबा का पूरा नाम क्या है? लीबा का पूरा नाम है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा? दोनों देशों के बीच कमर्शियल टाइज को इंप्रूव किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा। दूसरा इसमें एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा ताकि दोनों देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, ये कनेक्ट कर पाएं। और तीसरा, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर कोलैबोरेशन किया जा सके उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा? दोनों देशों में आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये लीबा। इन क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप के क्षेत्र में, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में, एमएसएमई विकास के क्षेत्र में और कानूनी और नीतिगत ढांचे के क्षेत्र में। केंद्रीय गृह मंत्री ने ओला और उबर की तरह एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो एक नई टैक्सी सर्विस डेवलप की जाएगी जो कि एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी सर्विस होगी। ठीक है, इस सेवा का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो ये सर्विस क्या होगी? टैक्सी सेवा होगी और ये ओला और उबर जैसी कंपनियां हैं जो टैक्सी सर्विस का काम करती हैं, उस मॉडल पर ये आधारित होगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सहकार, क्योंकि ये सहकारी सर्विस होगी, कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी, सहकारी मॉडल पर आधारित होगी, इसलिए इसका नाम सहकार रखा गया है। अब इसमें क्या होगा? 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स यानी रिक्शा और 4 व्हीलर्स ये रजिस्टर कर पाएंगे इस सहकार एप्लीकेशन पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को। ठीक है, जो कि वर्तमान चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? जैसे ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, फिर स्वरूप कुमार साहा जो पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ हैं। इसके अलावा माधव नायर, इनको डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात कर लें तो इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी और ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इनकी लाइक माइंडेड बैंक्स की, जो बैंक्स एक जैसा सोचते हैं, पॉलिसीज एक जैसी हैं, उनकी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसे नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2025 का विंडहैम कैंपबेल प्राइज का विजेता नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है राणा दासगुप्ता को। इस अवार्ड की बात कर लें तो ये अवार्ड कब शुरू हुआ था? 2013 में। किसने शुरू किया था? डोनाल्ड विंडहम ने। ठीक है, इसको सैंडी कैंपबेल की मेमोरी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये अवार्ड एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको देखती है एक संस्था, बैनिक रेयर बुक। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो कि एक येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब ये अवार्ड हर साल दिया जाता है उन ऑथर्स को जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और वो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं। और ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 4 कैटेगरीज हैं: फिक्शन,
नॉन फिक्शन, इसके अलावा ड्रामा और पोएट्री। और इस अवार्ड के तहत एक अवार्ड दिया जाता है, मॉनेटरी प्राइज दी जाती है। मॉनेटरी प्राइज जो होता है वो $US 1.75 लाख की दी जाती है, $1.75 लाख। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम प्राइज रेसिपिएंट को। जैसे पोएट्री के लिए टोंगो मार्टिन को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, फिक्शन के लिए सिग्रिड नोनेज, फिर नॉन फिक्शन के लिए राणा दासगुप्ता, ड्रामा के लिए मैटिल्डा इबीने, फिर फिक्शन के लिए एने एन राइट। तो 8 अवार्ड इस साल दिए गए थे इन 4 कैटेगरीज में। इस कंपनी ने भारत के पहले निजी यानी प्राइवेट पेलोड होस्टिंग सैटेलाइट नीला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उसके साथ संपर्क स्थापित किया है। तो कंपनी का नाम है Hex20 इंडिया, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, अब ये पेलोड होस्टिंग सैटेलाइट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सैटेलाइट के ऊपर एक सेकेंडरी सैटेलाइट होता है। ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर सेकेंडरी सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट जो ऑलरेडी ऑर्बिट करती हैं या उनको लॉन्च किया जाएगा, उनके ऊपर एक सेकेंडरी सैटेलाइट जब हम लॉन्च कर दें, लगा दें, तो उसको पेलोड होस्टिंग सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैटेलाइट भी एक पेलोड होस्टिंग सैटेलाइट है। इसको स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया था और इस सैटेलाइट का नाम केरला की नीला रिवर इसके नाम से लिया गया है। अब इस सैटेलाइट को सपोर्ट कौन करता है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इन स्पेस जो कि अहमदाबाद में स्थित है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इन दोनों ने इसको सपोर्ट किया था, इसको इस प्रोग्राम इस मिशन के लिए इसको सपोर्ट किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में किस देश द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास यानी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस 25 में भाग लेने के लिए तैयार है? तो भारत की वायुसेना इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगी। ये अभ्यास कौन से देश द्वारा आयोजित किया गया है? और ये अभ्यास जो है मल्टीनेशनल है, यानी काफ़ी देश इसमें शामिल हुए हैं। तो ये अभ्यास ग्रीस ने आयोजित किया है, ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स ने। ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? एंड्राविड एयरबेस ग्रीस में। अब इसमें कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे फ्रांस, इजराइल, इटली, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, कतर, इसके अलावा स्लोवेनिया, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंडिया के साथ। दुनिया के पहले कथक साहित्य महोत्सव की विशेषता वाला 37वां कथक महोत्सव 2025 किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको आयोजित किया था कथक केंद्र ने, जो कि किसका पार्ट है? संगीत नाटक अकेडमी का पार्ट है कथक केंद्र। कथक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये जो आयोजित किया था 37वां कथक महोत्सव, ये कथक केंद्र ने आयोजित किया था। और इसके दौरान एक कथक लिटरेरी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था, जो दुनिया का पहला लिटरेरी फेस्टिवल था। ठीक है, कथक की बात कर लें तो ये 9 क्लासिकल डांसेस हैं भारत के, उनमें से एक क्लासिकल डांस है। इसके अलावा क्लासिकल डांस हैं जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, और ये जो कथक डांस है इसको बोला जाता है डांस ऑफ स्टोरी टेलर, यानी कहानी वादकों का एक डांस। संगीत नाटक अकेडमी की बात कर लें तो एक नेशनल लेवल अकेडमी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था 1952 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 राजस्थान राज्य का कौन सा स्थापना दिवस होगा? तो ये राजस्थान का 76वां स्थापना दिवस होने वाला है। ठीक है, और ये 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। और इस दिन एक घोषणा भी की गई थी सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, कि अब से राजस्थान दिवस जो फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है राजस्थान का, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपद को ही आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में ये 30 मार्च को थी, 2026 में ये 19 मार्च को है, चैत्र शुक्ल प्रतिपद। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, उसने घोषणा की है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो ब्याज दरें हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जून 2025 तक, ये अपरिवर्तित रहेंगी।
आपको ये बताना है कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत जमा पर कितनी ब्याज दर लागू होगी। तो जमा पर 8.2% की ब्याज दर लागू होगी सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत। क्या हुआ है कि 5वां कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें जो ब्याज दर है वो अनचेंज रही है, बदली नहीं गई है। ठीक है, ये ब्याज दर है जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट के लिए 4%, इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2% जो सबसे ज़्यादा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए 8.2%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के लिए 7.1%, किसान विकास पात्र के लिए 7.5%। ठीक है, तो ये ब्याज दरें हैं, बदली नहीं गई हैं। स्मॉल सेविंग्स की स्कीम की बात कर लें तो इसको देखता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है इसको। तो ये क्या कर किसके लिए लॉन्च की गई है, घरों में, हाउस होल्ड्स में सेविंग्स को बढ़ाने के लिए और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देने के लिए इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसकी तहत जो मेथोडोलॉजी है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की, वो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2023 में, उसने इसको डेवलप किया था मेथोडोलॉजी को। श्यामला गोपीनाथ कमेटी नाम था इसका, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात कर लें तो ये स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 250 रुपये का होगा और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए का है। और ये बच्चियों के लिए अकाउंट ओपन किए जाते हैं। बच्चियों की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 साल से कम है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसका अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल की होगी, 21 साल के बाद ये मैच्योर होंगे। आपकी जो अकाउंट है उसकी ओपन करने के 21 साल बाद तक। और अगर आप निकालना चाहते हैं पैसा तो हायर एजुकेशन के लिए, बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए आप निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर लें तो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इस स्कीम का टेन्योर जो है वो 5 साल है। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1000 रुपये का है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए निवेश किया गया है। ये डेटा 19 मार्च 2025 तक का है। अब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है सागरमाला कार्यक्रम। इसने हाल ही में अपने कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो इसने हाल ही में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे किए हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या था, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना और कॉस्ट को कम करना। ठीक है, अब इसके तहत 5 पिलर थे। पहला पिलर था पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, यानी जो पोर्ट अभी एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, जो बने हुए पोर्ट हैं, उनको अपग्रेड करना, उनको मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट्स क्रिएट करना। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, यानी जो कनेक्टिविटी है पोर्ट्स तक की उसको एनहांस करना, जैसे जिससे जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी कम हो और कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, तीसरा पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को पोर्ट्स के पास डेवलप करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए एनकरेज करना। चौथा कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कोस्टल कम्युनिटीज रह रही हैं पोर्ट्स के पास, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। पांचवा है कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज का यूज करना। ठीक है, और रोड और रेल नेटवर्क पर अपने जो डिपेंडेंस है उसको कम करना। एक सागरमाला का सेकंड एडिशन भी लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने इसको लॉन्च किया है। इसमें सपोर्ट क्या मिलेगा, शिप बिल्डिंग में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, रिपेयर में और रिसाइकलिंग में, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिप बिल्डिंग, रिपेयर और रिसाइकलिंग में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें आउटले जो है वो 40,000 करोड़ रुपए का प्रोवाइड किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया भर में लगभग 47% प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूल भोजन प्राप्त हुआ है। इस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्राइमरी स्टूडेंट है, जो प्राथमिक विद्यालयों के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर 47% बच्चों को स्कूल का भोजन, स्कूल मील प्रोवाइड हुआ है 2024 में।
परंतु इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो मील्स हैं इनमें से ज़्यादातर जो है वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसने ये भी कहा है कि अगर आपको बच्चे को नरिश करना है, उसके अंडर नरिशमेंट को दूर करना है, तो आपको स्कूल मील पर ध्यान देना होगा। और दूसरा, अगर आपको उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधारनी है तो इन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है 187 जो इवेल्युएटेड कंट्रीज हैं उनमें से 93 में ही ऐसा लेजिस्लेशन है, ऐसा लॉ है जो स्कूल फूड से रिलेटेड है। यूनेस्को की बात कर लें तो यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, आर्ट के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है और इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन जो कि येसेन एम क्लास के अंदर है उसको लॉन्च किया है। अब जो मानक विशेषता के रूप में PM-22 जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। तो ये पनडुब्बी जो है वो जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ये येसेन एम क्लास की पनडुब्बी है, रूस ने इसको लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पम। ठीक है, अब येसेन एम क्लास की बात कर लें तो इसमें मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इन सबमरीन को डिज़ाइन किया गया है मलखित डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है। इसने इसको डिज़ाइन किया है। और इसको कंस्ट्रक्ट कहाँ किया गया है? इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है सेवमैश शिपयार्ड, रशिया में। ठीक है, अब पम सबमरीन की बात कर लें तो ये 4th जनरेशन की एक सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये, और ये सर्विस में आएगी 2026 में। ठीक है, इसके बाद इसकी जो अंडर वाटर स्पीड है वो 31 नॉट्स की रहेगी और ये सरफेस पर इसकी स्पीड रहेगी 16 नॉट्स की। और इसकी जो डाइविंग डेप्थ है, कितना गहरे पानी में जा सकती है, ये 600 मीटर गहरे पानी में जा सकती है। ठीक है, फिर हम जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर लें तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो अप टू 9 मैक होगी, यानी मैक 9। मैक 9 मतलब 9 गुना स्पीड ऑफ साउंड। और इसकी जो रेंज है वो है 900 किलोमीटर इस मिसाइल की। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम में होने वाला है? तो ये होने वाला है यूएस और भारत के बीच। इसका पहला एडिशन 2019 में आयोजित हुआ था। पंजाब सरकार ने झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म और राज्य में पहला लियोपार्ड सफारी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रूपनगर जिले में। और ये जो रूपनगर जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है? श्री आनंदपुर साहिब। तो श्री आनंदपुर साहिब रूपनगर जिले में ये स्थित है। इसका जो एरिया है, इस सेंचुरी का एरिया है 289 एकड़ का। और इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित किया गया था 1998 में। फिर आनंदपुर साहिब की बात कर लें तो आनंदपुर साहिब सिखिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। सतलुज नदी के किनारे ये है। और सिखिज्म के 2 लास्ट गुरु, सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया था श्री आनंदपुर साहिब में। और खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी जगह से की थी 1699 में। हाल ही में नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन का दूसरा संस्करण जारी किया है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल सितंबर 2024 के लिए भारत का कुल व्यापार 5.67% बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 839 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दूसरा एडिशन था इस रिपोर्ट का, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया था। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो माल निर्यात है यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो स्थिर रहा था। पिछले 6 महीनों में औसत ये $, 35.4 बिलियन रहा था। और जो आयात औसत था वो था $57.8 बिलियन। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल ट्रेड था वो 5.67% से बढ़ा था, यानी 839
बिलियन डॉलर। फिर जो एक्सपोर्ट था वो 5.23 से बढ़ा था, यानी 395 बिलियन डॉलर, और इंपोर्ट जो था वो 6.07 से बढ़ा था, यानी 445 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद जो कॉपर है वो टॉप 10 की लिस्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड काफ़ी आ रही है, इसकी वजह से कॉपर जो है टॉप 10 इंपोर्ट की लिस्ट में बढ़ चुका है, अपने स्थान बना चुका है, जिसमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है 28.1% है। इसके अलावा रीजनल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट की मेजर डेस्टिनेशन कौन सी है? यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नीदरलैंड। और इंडिया की इंपोर्ट की मेजर डेस्टिनेशन है चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया। इस कंपनी ने सिल्वर गार्ड ड्रोन पेश किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है, जिसे जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने, उसके स्थान का पता लगाने और उसकी निगरानी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जंगल की आग का पता लगाने, उसके स्थान का पता लगाने और उसकी निगरानी को बढ़ाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है, उसको लॉन्च किया गया है। उसके तहत सिल्वर गार्ड ड्रोन पेश किए गए हैं। इसको कौन सी कंपनी ने किया था? ड्रायड नेटवर्क्स ने, जो कि एक बर्लिन जर्मनी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो ड्रोन है ये इंफ्रारेड इमेजेस डेवलप करेंगे और सेंड करेंगे, और ये काम करेगा एक फायर डिटेक्शन सिस्टम के साथ। ये फायर डिटेक्शन सिस्टम कौन सा है? ये है सिल्वरनेट। अब ये सिल्वरनेट डिजाइन किए गए हैं वाइल्ड फायर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो गैस सेंसर की हेल्प से डिटेक्ट किए जाएंगे। अब ये जो गैस सेंसर हैं, ये एक फुटबॉल फील्ड का एरिया, इतने एरिया को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, और इनको पेड़ों पर भी लगाया जा सकता है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड, जो कि 30 मार्च को आयोजित हुआ था, इसके 120वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक कैलेंडर पेश किया है। ठीक है, जिसमें एक स्टडी टूर शामिल है, जहां वे जन औषधि केंद्र के संचालन के बारे में जान सकते हैं, और सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं उनमें जीवंत गांव अभियान यानी वाइब्रेंट विलेज कैंपेन का अनुभव भी कर सकते हैं। आपको बताना है कि इस कैलेंडर का नाम क्या है। इसका नाम है माई भारत। ठीक है, अब ये जो जन औषधि केंद्र हैं, ये जन औषधि केंद्र डेवलप किए जाते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। ठीक है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है? देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि हम क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, जो कि अफोर्डेबल भी हैं, वो भारत के लोगों को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2008 में। इसको शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, और इसको इंप्लीमेंट करता है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। और भारत में कितने जनौषधि केंद्र हैं? हाल ही में डेटा के अनुसार भारत में स्थित हैं 15,057। हाल ही में साउथ चाइना सी में संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था, मल्टीलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी। इस अभ्यास में किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था सिंगापुर ने। ठीक है, इसका आंसर सिंगापुर है। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था यूएस ने, जापान ने और फिलीपींस ने। यूएस, जापान और फिलीपींस। तो अगर संयुक्त जो साउथ चाइना सी है, वहां पर अगर कोई संकट की स्थिति पैदा होती है, तो उससे निपटने के लिए इस नेवल अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो ये था मार्च महीने के बेस्ट 300 MCQs का सेट 4। मैं आपको मिलता हूँ अप्रैल के सेट 1 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।